हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम जी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट। यानी कि हम ये जानेंगे पहले कि ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट होता क्या है, इसे कहाँ से बनाया जाता है, इसे बनने में कितना समय लगता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट बना सकते हैं या फिर वो बनाने के लिए एलिजिबल हैं। ओके। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट है जो कि 14/7/2020 को बन के तैयार हो गया है, जो कि मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट होता क्या है। तो ये जो ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट है, इसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कहते हैं सर्टिफिकेट मानते हैं, जो कि मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया है उसके लिए दिया गया है, मतलब उसके लिए सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जॉब्स में अलग अलग एजुकेशनल कहते हैं वैकेंसीज़ में, मतलब अलग अलग जगह कहते हैं जिसे एज ए कैटेगरी वाइज लगाया जाता है। जैसे SC ST को जो कहते हैं रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरीके से ई डब्ल्यू एस को भी रिजर्वेशन इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर मिलेगा। यानी कि हर अलग अलग जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में अलग अलग, एंड अलग अलग जो कहते हैं कॉलेजेस के एडमिशन्स हैं उनके बेस्ड, और जो कहते हैं कुछ स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कहते हैं देखने को मिलेगा आपको। ये AWS के ज़रिए आप कई सारे फ़ायदे उठा सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो EWS सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस सर्टिफिकेट को बना सकते हैं, के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो। ओके। यानी कि जिन लोगों की इनकम 8 लाख से कम होगी वो इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है, दैट कंडीशन इज़ कि आपका जो आपके और आपके परिवार के जो टोटल जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। यानी कि 5 एकड़ या उससे कम होनी चाहिए, मतलब 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो तीसरी जो कहते हैं कंडीशन है ये एलिजिबिलिटी की, वो ये है कि आपके और आपके परिवार के पास 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। यानी कि जहाँ आप रहते हो वैसा कोई फ्लैट आपका कहते हैं आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। चौथी कंडीशन जो है वो ये है कि आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा म्यूनसिपालिटी के अंडर जो आता हो वैसा मतलब जो कि आपकी म्यूनसिपालिटी के अंदर नोटिफाइड हो, ऐसा कोई कहते हैं आपका रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। पांचवी कंडीशन एंड द फाइनल कंडीशन इज़ दैट कि आप जो म्यूनसिपालिटी के पास नोटिफाइड ना हो, यानी कि आपका वहाँ उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन, उसका कहते हैं कोई भी कहते हैं आपका रिकॉर्ड ना हो, ऐसी ज़मीन, ऐसा फ्लैट आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। ठीक है। तो तभी आप इन चीज़ों इसके लिए EWS सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो। ठीक। ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी की। ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि EWS क्या है और ये किन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो EWS सर्टिफिकेट होता है, इसको बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो EWS सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो इसे बनाने के लिए हमें या तो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, उनके सिग्नेचर्स लगते हैं, उनकी मुहर लगती है, वो वहाँ से हम करवा सकते हैं, या फिर हमारे आसपास जो हमारे गांव का या हमारे मतलब हमारे जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ का जो तहसीलदार होगा, हम उसके ऑफिस में जाकर इसे बनवा सकते हैं। ठीक है। तो ये दो जो कि मुझे पता है, मेरी नॉलेज में है, तो ये दो जगह हैं जहाँ से हम जाकर क्या कहते हैं आपका EWS सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, कहते हैं कि कहाँ से बनेगा ये। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये जो EWS सर्टिफिकेट है, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो लोगों को काफ़ी कम पता होता है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि EWS सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म चाहिए होता है। ठीक है। EWS सर्टिफिकेट के लिए आपको इस फॉर्म की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये 4 पन्नों का फॉर्म होता है। एक्चुअली होता तो 3 ही पन्नों का है, इसमें जो चौथा पन्ना है आपका उसमें बता रखा है कि जो आपको इस फॉर्म के साथ सर्टिफिकेट लगा, मतलब एफिडेविट लगाना है, उन उस एफिडेविट में क्या क्या आपको मेंशन करना है। एफिडेविट वो चीज़ होती है जिसमें आप एक डिक्लेरेशन देते हो कि आप मतलब एक तरह से कहते बताते हो कि हाँ भाई मैं सर्टिफाई करता हूँ कि ये चीज़ें कहते हैं मेरे बारे में सही हैं, या ये चीज़ें मेरे बारे में ये चीज़ें हैं।
तो आप इसको सर्टिफाई करते हो अपने सिग्नेचर के ज़रिए। तो उस एफिडेविट में ये पॉइंट्स आपके होने चाहिए। तो चौथे जो पेज है इस फॉर्म का, इस EWS फॉर्म का, उसमें आपकी ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो मैं इस फॉर्म की जो लिंक है इसको डाउनलोड करने के लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्म की बात करें तो इसका जो पहला पन्ना है उसमें आपका जो देखें अगर हम, तो नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट है। ठीक है, तो आपको नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फादर और हस्बैंड, मतलब अगर आपके आपके अगर आप कहते हैं आप अगर फादर के आपको नाम लिखना है इसमें। ठीक है, ठीक। जेंडर, यहाँ जेंडर लिखना है। मैरिटल स्टेटस हो गया आपका, एज, रिलीजन, कास्ट और सब कास्ट। ओके, तो कास्ट और सब कास्ट अगर आपकी है तो आप डाल सकते हो अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट मोबाइल नंबर डाल सकते हो, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, अगर आपका है पैन कार्ड नंबर तो वो आप डाल सकते हो इसमें। ईमेल आईडी हो गई, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड चीज़ है वो डिक्लेरेशन है एक तरह की। सेकंड जो पॉइंट है एप्लीकेशन में वो एक डिक्लेरेशन है, वो ये कह रहा है कि आप इनमें से किसी भी कास्ट यानी SC ST OBC के अंडर आपके कहते हैं, आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आप इस कैटेगरी के अंडर नहीं आते हो। SC ST OBC जनरल इनके अंडर नहीं आते हो, तो आपको इसमें नो टिक करना है। अगर येस है तो आपका फॉर्म, आप एलिजिबल ही नहीं हो बेसिकली। यानी कि अगर आप SC ST OBC से बिलोंग कर रहे हो तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर इसके लिए नो ही टिक करना है। ठीक है, यानी कि आपको नहीं होना चाहिए, SC ST OBC से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फैमिली डिटेल्स है आपकी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम। ओके, तो ये आपको लिखना है। अगर स्पाउस है तो लिखना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिबलिंग्स डिटेल्स अगर आप लिखना चाहो, वैसे तो मैंने तो अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ओके। स्पाउस नेम ये आपकी मर्जी है, मतलब मर्जी क्या, अगर आपके है तो आप लिख सकते हो, सिबलिंग्स में आपकी मर्जी है। ठीक है, चिल्ड्रंस डिटेल्स, ठीक है, तो चिल्ड्रन डिटेल तो अगर आपकी कहते हैं स्पाउस है तो वही आएगा आपका, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो जो आपको परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ डाल सकते हो। विलेज हो गया, पुलिस स्टेशन जो भी है आपका आसपास, और पोस्ट ऑफिस हो गया आपका, तहसील क्या है आपकी, डिस्ट्रिक्ट, पिन और स्टेट, ये सारी चीज़ें हो गई। परमानेंट एड्रेस में अगर आपका जो भी है, मैंने तो सेम ही डाल दिया था क्योंकि मेरा तो दोनों चीज़ सेम है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, तो ये आपको डालना है। प्लेसेस ऑफ स्टे एंड सिंस बर्थ, यानी कि जब से आप, मतलब कहाँ कहाँ रहे हो बर्थ के बाद से, यानी कि जब से आप पैदा हुए तब से आप कहाँ कहाँ, किस विलेज में, किस तहसील, किस डिस्ट्रिक्ट, किस स्टेट, या किस, मतलब कितने टाइम तक रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल में डालनी है। इसके बाद आपका क्या है, इनकम या फिर असेट सर्टिफिकेट, जो कि आपका पहले इशू हो चुका है। अगर पहले इशू हो गया है यानी कर रखा है आपने, तो जब जब इशू किया है उसका सर्टिफिकेट नंबर हो गया आपका, इशूइंग अथॉरिटी यानी किसने इशू किया है वो इशूइंग अथॉरिटी डालनी है आपको। ठीक है, और इशू डेट डालनी है, और वैलिड अप टू यानी कब तक वैलिड है, तो ये आपको ये सारी चीज़ें डालनी है इसमें। ठीक है, अगर नहीं बना था पहले तो आप NA लिख के सारे ब्लैंक में, यानी कि पहले वाले में सभी जो आपके कहते हैं जैसे इशूइंग अथॉरिटी उसमें NA लिख दो, यानी कि नॉट अवेलेबल। सर्टिफिकेट नंबर में नॉट अवेलेबल लिख दो, और इशू डेट में भी नॉट अवेलेबल, और कहते हैं आपका वैलिड अप टू भी नॉट अवेलेबल लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं बना है अगर आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पहले नहीं बनाया तो इसमें तो ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि कहते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, ये भी बताऊंगा मैं आपको इसमें। ठीक है, ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली। ठीक है, फैमिली की ग्रॉस एनुअल इनकम आपको आप यहाँ डालोगे। जैसे सैलरीज के, अगर सैलरी में आ रही है तो वो आप लिखनी है, अगर बिजनेस में है तो वो लिखना है, एग्रीकल्चर प्रोफेशन में या फिर दूसरे कोई रिसोर्स है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो टोटल आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो ग्रॉस इनकम जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो बहुत मायने रखेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8 पॉइंट। तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, इसके बाद आपका असेट डिटेल। ओके, तो जो भी असेट है आपको वो लिखनी है, उसकी डिटेल डालनी है अगर है तो मैं तो रेंट पे रहता हूँ तो मैंने तो कोई किसी तरह की एसेट डिटेल डाली नहीं थी इसमें। ठीक है, डिक्लेरेशन आपको लिखना है इसमें। ठीक है, तो डिक्लेरेशन देना है आपको यहाँ। इस डिक्लेरेशन में सिंपल सी बात यही लिखी है आपकी कि भाई मतलब आपको यहाँ नाम लिखना है कि मैं इसका बेटा या फिर इसकी बेटी, या फिर कहते हैं इसकी वाइफ, या आपकी लिखना है यहाँ पर। और आपको लिखना है कितनी एज है आपकी। ठीक है, और किस विलेज से हो वो लिखना है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये सब लिख के उसके बाद आपका डिक्लेरेशन है कि आप ये इन्फॉर्म करते हो कि हमारी, मैंने जो भी नॉलेज दी है, यानी जो भी कहते हैं मैंने अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है इसमें वो सारी सही है। अगर वो गलत मिली तो मुझे इस सेक्शन और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब जो भी करना होगा वो सारी चीज़ें वो करेंगे, अगर रॉन्ग हुई तो। वैसे तो आप अप्लाई करोगे तो सही चीज़ डालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स होगा, प्लेस यानी कि जहाँ जिस प्लेस पे से आप डाल रहे हो वो प्लेस लिखना है, और आपको डेट लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होगी। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो पहली चीज़ होगी फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करना है, इसमें एक आपको फ़ोटो लगानी है यहाँ,
ठीक है, एक फ़ोटो आपकी इधर हो जाएगी। सेकंड फ़ोटो, एक और फ़ोटो लगती है इसमें, और एक फ़ोटो आपको इस प्लेस पे लगानी है। अगर आप यहाँ देखो तो ये वाली प्लेस, ठीक, इस प्लेस में आपको स्टेपल कर देनी है। ओके, तो इस प्लेस पे आपको स्टेपल करके लगा देनी है, क्योंकि वही फ़ोटो आपकी कहते हैं जो ओरिजिनल जो आपका कहते हैं जो EWS बन के आएगा उसमें आपकी लगेगी। ठीक, वो उसकी वो आपकी वहीं पर आपकी लगेगी। तो वो आपकी कहते हैं जब भी DM या फिर तहसीलदार जब आपका वो बनाएगा, आपका कहते हैं सर्टिफिकेट बना रहा होगा, तो उस टाइम पे वही वाली फ़ोटो निकाल कर, क्योंकि ये तो पेस्ट होगी, ये वाली फ़ोटो तो पेस्टेड होगी। ओके, तो इसको निकाल नहीं सकता वो, तो ये अपने पास ही रखेगा वो। तो वो वाली फ़ोटो को निकाल कर वो उसमें लगा कर आपको मोहर लगा के दे देगा। ठीक है, तो आपका EWS बनकर तैयार हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जिसके लिए जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, तो पहली चीज़ जो है वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड यानी कि आपका कोई भी ID प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, वो लगाना है आपको। ठीक है, और ID प्रूफ में आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो उसके बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपका है यानी ITR है, तो वो लगाना है आपको 3 असेसमेंट ईयर्स का, यानी कि 3 लगातार जो साल मतलब पिछले गए हैं वो वाले, उनके लाने अगर है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसके लिए अल्टरनेटिव है कि आप इसकी जगह बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। ठीक है, पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, लेकिन मैंने मुझसे कहते हैं 1.5 साल की मांगी थी, मैंने 2 साल की लगा दी थी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उसकी आपको कहते हैं उसके पेपर्स लगाने हैं। ठीक है, और यानी कि अगर कोई फ्लैट है तो उसके पेपर लगाने हैं, पैन कार्ड लगाना है, अगर है पैन कार्ड तो लगाना है, कोई नेसेसरी नहीं है, पैन कार्ड लगाना नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। एफिडेविट लगाना है। 7th पॉइंट इज़ एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट में वही चीज़ लिखनी है जो नीचे आपकी फोर्थ जो पेपर है आपका, फोर्थ जो फॉर्म का पेपर है उसमें जो लिखी हुई है वही चीज़ आपको मेंशन करनी है। आप नोटरी के पास जाओगे तो उनको सब पता होता है, वो अपने आप ये सारी चीज़ें कहते हैं आपकी मेंशन करके आपको बना के दे देंगे। वो ज़्यादा कुछ 100-200 रुपये लेते हैं और वो बना के दे देंगे। ठीक, तो ये तो चीज़ें हो गई जनरल सी चीज़ें जो कि इसमें बताई गई हैं कि ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। टाइम की बात करें तो लीगल जो टाइम है आपका इसका बनने का वो लगता है लगभग 10 से 15 दिन। कहते हैं वो कि 10 से 15 दिन में बन जाएगा। ठीक है, वो अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें होती हैं कि कहाँ किस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ बहुत मुश्किल हुई थी। अब मैं इसके बाद इन सारी बातों के बाद अब मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि मैं क्योंकि 14 इसी महीने 14 तारीख को मेरा बना, 14/7/2020 को। और बनाने के लिए अगर मैं बात करूं तो 18 नवंबर यानी 2019 में मैंने बनाने के लिए ट्राई करना सोचा था। यानी कि मैं गया कि पूछने के लिए कि भाई क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने चीज़ें बताई कि भाई पैन कार्ड मतलब ID प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और क्या कहते हैं आपका एफिडेविट चाहिए, आपको कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा आपको, क्या कहते हैं रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेंट पे रहता हूँ। तो मैं एग्रीकल्चर लैंड तो मेरे पास तो कुछ है नहीं ऐसा, तो मेरे को रेंट एग्रीमेंट ही लगाना पड़ेगा, तो रेंट एग्रीमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी, ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। ठीक है, अब उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन अच्छा उन्होंने रेंट एग्रीमेंट के बारे में मुझे बताया नहीं। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास जो भी लैंड है प्रॉपर्टी है उसकी आपको कहते हैं मतलब वो डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, उनकी रजिस्ट्री जो भी है आपकी वो आपको लानी पड़ेगी। तो वो तो मैं क्या कहते हैं मेरे पास तो था नहीं, तो उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव नहीं बताया। ठीक है, अब 18 नवंबर के बाद अगर मैं बात करूँ तो 18 नवंबर के बाद सबसे पहली चीज़, क्योंकि उन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे, तो इनकम मेरे को पहले इनकम बनानी थी। तो इनकम बनाने के लिए मुझे चाहिए था रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि वो मांगते हैं इनकम बनाने के रेंट एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट, और आपका जो ID प्रूफ है जिनका भी बना रहे हो। पापा का बनाना था, तो पापा का ID प्रूफ लगाना था, बैंक स्टेटमेंट लगाना था, और क्या कहते हैं आपका ये रेंट एग्रीमेंट लगाना था। तो मैंने रेंट एग्रीमेंट बनवाया किसी तरीके से नोटरी में जाकर, रेंट एग्रीमेंट बनाकर कहते हैं उसमें साइन वाइन करवा के मैंने तैयार किया। उसके बाद फिर मैंने उसमें बैंक स्टेटमेंट मैंने बैंक से मंगवाया। तो इस सब में 18 नवंबर से 7 दिसंबर तक मेरा, यानी कि 7 दिसंबर, 1 दिसंबर मान लो, 1 दिसंबर तक क्या कहते हैं मेरा सब कुछ बनकर मतलब इनकम के लिए सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। बैंक स्टेटमेंट मैंने निकलवा ली, रेंट एग्रीमेंट मैंने बनवा लिया, और जो ID प्रूफ था वो तो मेरा तैयार था ही। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने लगाकर इनकम के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने अप्लाई भी कहते हैं उन्हीं को जाना पड़ता है इनकम बनाने के लिए, जिनका होता है उन्हीं को जाकर कहते हैं वही वही जाकर बना सकते हैं उसको। ठीक, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया, तो इनकम बन के मेरा 7 दिसंबर को मेरा इनकम बन के तैयार हो गया, वो मेरे पास आ गया। अब मेरा इनकम तैयार था, बट अब दिक्कत ये थी कि इनकम तो तैयार था लेकिन बाकी चीज़ें रह गई थी। रेंट एग्रीमेंट जो था वो भी मेरा तैयार था वैसे तो, लेकिन रेंट एग्रीमेंट उन्होंने बताया नहीं था, तो उस टाइम मैंने लगाया भी नहीं फॉर्म के साथ। ठीक,
एफिडेविट भी मेरा तैयार था, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट तैयार था, ठीक। अच्छा, एफ सब कुछ रेडी है एकदम, बिल्कुल बना तैयार है करने के लिए। लेकिन अब इशू ये हो गया कि मुझे जो EWS का फॉर्म चाहिए था, जिसके लिए मैं भाग रहा था 3 दिनों से, वो चाहिए था मुझे जैम के एडमिशन के लिए, क्योंकि जैम में मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था, जैम 2020 के लिए अप्लाई किया था बेसिकली मैंने। तो उसमें जैम 2020 में मैंने EWS के बेसिस पे अप्लाई किया था, और उसके लिए EWS नेसेसरी था, तो उसके लिए मैं भाग रहा था। जबकि मेरी उस समय कोचिंग चल रही थी यानी जैम 2020 के लिए। तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, यानी कि वो हफ्ते में कहते सब दिन जाता था मैं, सुबह 9 बजे से लेकर 6-7 बजे तक मुझे टाइम लग जाता था, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और फरवरी में कहते हैं 8 फरवरी को एग्ज़ाम थे। तो यहाँ तक एग्ज़ाम तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो सारा ऐसे का ऐसा रखा है मैंने, सारी चीज़ें तैयार करके, ID प्रूफ, पैन कार्ड वैन कार्ड बनाकर, सब कुछ बनाकर तैयार रख रखा था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद टाइम जब मिला मुझे, कि जब 8 फरवरी को जब सब कुछ हो गया, यानी कि मेरा एग्ज़ाम हो गया था, एग्ज़ाम के बाद मेरे को टाइम मिलना शुरू हुआ, तो उसके बाद मैं जब गया तो दिक्कत ये आई कि इनकम तो मेरा तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो बनाने को, कहाँ बनाने को जाएंगे, वहाँ कुछ पता ही नहीं था कि कहते हैं कोर्ट में कहाँ कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, सारी चीज़ें मैं बना के तो तैयार थी, लेकिन वो कहाँ सबमिट करेंगे वो लेने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे करते करते लगभग 22 मार्च को मैं वहाँ गया वापस बनाने के लिए। लेकिन 22 मार्च को, जैसा कि आपको जानते हो, 22 मार्च के बाद लॉकडाउन चला गया, ठीक। तो उन्होंने कहा कि भाई आज से तो लॉकडाउन हो गया है, अब 30 के बाद, यानी 30 मार्च के बाद ही आपका कहते हैं EWS के लिए एप्लीकेशन हम ले सकेंगे। मतलब वो भी तभी जब तक कहता, अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर आए कि भाई 30 के बाद खुलेगा लॉकडाउन तो होगा। तो उसके बाद से फाइल वाइल सब बंद हो गई, सब मैंने ऐसे ही रख दी। 30 के बाद आपको पता ही है कि लॉकडाउन बढ़ते 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 आपका ये चला, आपका कहते हैं जून तक पूरा, यानी कि 1 जून तक तो कम से कम चला ही चला। तो 1 जून के बाद यानी 6 जून से ये जो बनना जो है वापस शुरू हो गया, ठीक। तो जबकि मेरे को तभी भी नहीं पता था, 6 जून को भी मेरे को पता नहीं था। 15 जून को जैम की कहते हैं आपकी नोटिफिकेशन आई कि भाई आपको सबमिट करना है जो भी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि सिलेक्शन, क्योंकि पॉइंट मेरे को सीट मिल चुकी थी, मतलब सीट मिली नहीं थी, रिज़ल्ट आ गया था जैम का, तो उसमें रैंक अच्छी खासी आ गई थी, तो मिलने के चांसेस थे, तो अब तो बनाना बनता ही था भाई EWS। तो 15 तारीख को क्या हुआ कि 15 तारीख को, यानी 15 मार्च को उनकी नोटिफिकेशन आई कि भाई जो तुमने मिसिंग डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया था, मतलब डाला था, उसको आपको अब 20 जुलाई तक सबमिट करना ही करना है, ठीक है। यानी 15 जून को उन्होंने मैसेज किया, मतलब आपको उनका मेल आया कि भाई आपको जो मिसिंग डॉक्यूमेंट जिसके लिए आपने अंडरटेकिंग डाली थी, उसके लिए आपको 20 जुलाई तक आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। तो अब मेरे को कहते हैं लेके किसी तरीके से बनवाना ही था। तो मैं गया वहाँ 22 जुलाई को, 22 या 21 जुलाई को गया मैं। तो वहाँ तब जाकर मैंने कहा कि भाई कि ऐसी ऐसी बात है, तो बनवाने के लिए मैं गया। तो वहाँ जब मैं वहाँ मैंने सबमिट वहाँ सबमिट हो गया उस दिन सबमिट हो गया, 22 जुलाई को सबमिट हो गया वो, ठीक है। लेकिन सबमिट होने के लगभग 8 या 9 दिन बाद मुझे पता चला कि भाई मैंने उसमें रेंट एग्रीमेंट लगाया नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था रेंट एग्रीमेंट भी लगता है। बाद में जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि रेंट एग्रीमेंट भी लगता है। फिर मैं रेंट एग्रीमेंट देने के लिए गया कि भाई रेंट एग्रीमेंट भी लगा लो। तो उसी के साथ, और मैंने फ़ोटो भी दो नहीं दी थी, एक ही फ़ोटो दी थी। फिर दूसरी फ़ोटो भी मैं उसी के साथ लगा के आया। उन्होंने कहा कि 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा, 22 जुलाई को दिया था और 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा, यानी 7, मतलब 22 जून को दिया था और 7 जुलाई को बन जाना चाहिए, 15 दिन 7 जुलाई को हो जाते हैं। बट 7 जुलाई को जब मैं गया तो वहाँ तब भी नहीं बना था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम इंक्वायरी के लिए आएंगे आपके घर पे। तो अगले दिन, उस दिन उन्होंने कहा था आज ही हम शाम को आएंगे, लेकिन उस दिन नहीं आए वो, उसके अगले दिन आए शाम को। उन्होंने कॉल किया मेरे को, और मैं, और क्योंकि पड़ोसियों की वो साइन लेते हैं और उनकी ID प्रूफ लेते हैं, ID में भी साइन करवाते हैं और एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि भाई हाँ ये भाई ये यहाँ यहाँ रहता है, तो 2 पड़ोसियों के साइन और क्या कहते हैं उनकी ID लगती है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने लगाने के बाद मतलब वो इंक्वायरी करके ले गए और कहा कि कहते हैं अभी तो कहते नहीं बने, बुधवार को ले गए थे मेरे ख्याल से, 8 तारीख को, 8 जुलाई को बुधवार था, तो उस दिन ले गए वो। और उन्होंने कहा कि भाई कहते हैं अब मंडे को ही बनेगा, क्योंकि एक मेरा ही सिर्फ कहते हैं इंक्वायरी हुई थी, तो सिर्फ एक का DM के साथ लेकर, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने सिर्फ एक फॉर्म लेके जाने को वो मना कर रहे थे कि भाई एक का नहीं करेंगे हम। तो लगभग 4-5 अगर बन जाए, एक साथ इकट्ठे हो जाए, तो तभी मैं साइन करूँगा सबके साथ। तो उन्होंने कहा कि मंडे तक का टाइम लगेगा, जबकि मंडे तक का टाइम लगता। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मंडे तक लगेगा तो मंडे तक बना देना, ठीक है। तो फिर मंडे को फिर कहते हैं उनका उसका फ़ोन आया कि भाई नहीं, कहते हैं कुछ दिक्कत आ गई उनके वहाँ भी, तो वो नहीं हुआ आपका। फिर अगले दिन ट्यूसडे को
उन्होंने कहा कि कल पक्का बन जाएगा। तो ट्यूसडे को मैंने उनको कॉल किया, कई बार कॉल किया, तो उन्होंने नहीं बना था उस टाइम। तो तब जाके आखिरी में शाम को कहते हैं उन्होंने, मैं वहीं गया, कोर्ट में गया। तो कोर्ट में जैसे ही गया तो उन्होंने मेरा जो EWS था वो बना के तैयार रखा था। तो वो बन गया और उस पर कोई दिक्कत नहीं आई, और वो इस तरीके से बन के मेरे घर पे मतलब मैं लेके आ गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था। तो इसमें ये सारी चीज़ें लग रही थी आपकी इनकम सर्टिफिकेट, जैसे मैं बताया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका एफिडेविट हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए उसमें, नहीं तो आपको कई बार भागना पड़ सकता है उसमें। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, एफिडेविट हो गया, ठीक, और आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, ठीक, पैन कार्ड हो गया आपका। मैंने तो राशन कार्ड भी लगाया, तो राशन कार्ड भी लगा सकते हो आप। ठीक है, राशन कार्ड लग जाएगा आपका। और अगर मैं देखूँ तो इतनी चीज़ें हो गई आपकी। हाँ, बैंक स्टेटमेंट बताई है मैंने आपको। ठीक, बस इतनी चीज़ें लगी थी मेरे ख्याल से, मुझे जो याद है इतना मुझे याद है कि भाई ये चीज़ें आपकी लगी थी। तो और उनके उसके साथ इंक्वायरी के लिए आए, तो वो भी उनके साथ उन्होंने लगा दिया कि उनके आधार कार्ड, जो 2 पड़ोसी थे उनके आधार कार्ड, उन पर सिग्नेचर और डिक्लेरेशन पे साइन दोनों के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने लगाई, तब जाकर कहीं 14 जुलाई को बनकर मेरे पास आ गया। तो ये पूरी कहानी थी कि किस तरीके से मेरा AWS बना। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा एक्सपीरियंस आपको मदद करे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहते हैं ये वीडियो बनाकर आपको दी है कि किसी तरीके से अगर आपकी मदद हो सके, कि आप भी कहते हैं ऐसी मुसीबत में ना पड़ो। ऐसे ही मेरा भी किसी यूट्यूबर ने ही हेल्प की थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा करके किसी भी किसी दूसरे जो कि कहते हैं इसके लिए परेशान हो बनाने के लिए, तो उस ज़रूरतमंद के बन सके। तो बस इसी मकसद से मैंने बनाया है। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जो भी आपको प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो नीचे। मैं अगर मुझे पता हो तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक, तो इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। ठीक, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में उसके बारे में उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको जो भी हो सका वो आप उसके बारे में बता दूंगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं अगर आप कमेंट में पूछना चाहो कि ये चीज़ नहीं लगानी है, तो मैं बता दूंगा कि ये चीज़ लगानी है या नहीं लगानी है। ओके, तो गुड बाय। ओके, सी यू।